अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़ारा की नामवर कौम में से एक कौम मशवानी जो कि हज़ारा के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है, इन लोगों ने इस रिकॉर्ड के मुकाम पर पश्तूनों के साथ मिलकर सिखों के खिलाफ कई जंगें लड़ी। बाज़ जंगों में इन्हें फतह हुई और बाज़ जंगों में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार इन्होंने अपने इलाके वापस ले ही लिए। ये कौम कहाँ से आई, इस कौम की असल क्या है और किस तरह से इन्होंने अपने इलाके सिखों से वापस लिए, आइए जानते हैं इन सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में। हज़ारा गज़ेटियर के मुताबिक ये कौम सिरीकोट, गुदवालियाँ, उमरहाना, कुंडी और इसके मुल्हिका इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। ये असल से सैयद मालूम होते हैं और इनके मौरिद से आला बंदा नवाज हज़रत सैयद मोहम्मद गेसू दराज हैं, जो कि एक वली, बुज़ुर्ग और मुबल्लिग़ इस्लाम थे। सैयद मोहम्मद गेसू दराज ईरान के एक गाँव कलान में पैदा हुए। उनका असल नाम हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी था, लेकिन इनके लंबे बालों की वजह से इनके उस्ताद नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें गेसू दराज का लक़ब दिया, जिसका मतलब है लंबे बालों वाले। 27 साल की उम्र में इन्होंने ईरान, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान की सफ़र किए और फिर ईरान से कोई सलमान की तरफ रुख किया और अफ़गानों के दरमियान आकर आबाद हो गए। और यहाँ आकर इन्होंने अपनी रहाइश 3 कबीलों के दरमियान एख्तियार की, शेरानी, करलानी और काकड़, और इन्हीं 3 कबीलों में से उन्होंने एक शादी की। करलानी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली बीवी के 2 बेटे थे, जिनका नाम था वर्दक और हनी, जबकि शेरानी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली बीवी का एक बेटा था, जिसका नाम स्तोरियानी था। और आपकी तीसरी बीवी शेरबानो, जिनका ताल्लुक़ कबीला काकड़ से था, उनका एक बेटा था जिसका नाम था मशवानी, और इन्हीं के नाम पर इस कौम का नाम मशवानी पड़ा। सैयद मोहम्मद गेसू दराज फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे कि उनकी नौकरानी आई और उन्हें बेटे की पैदाइश की खबर सुनाई। सैयद मोहम्मद गेसू दराज ने इस बेटे का लक़ब मशवानी रखा, जिसका मतलब है इल्म की रोशनी। पश्तो ज़ुबान में मशवानी का मतलब होता है दवात, यानी कि इंक पोट। सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में इस कौम के 10-12 घर मुल्क के हज़ारा में आए और पहले उस जगह आकर ठहरे जहां अब भारो का गांव आबाद है। इस जगह के नज़दीक ढाका सिरीकोट ज़्यादा वीरान था और ये पहाड़ कौम दिलज़ाक की मलकियत थी। जब मशवानी कौम के बुजुर्गों ने सिरीकोट का इलाका देखा तो उन्हें यह जगह बहुत पसंद आई और कौम दिलज़ाक से, जो कि इस इलाके के वारिस थे, उनसे इजाज़त लेकर यहाँ अपनी आबादी की बुनियाद डाली और यहाँ आबाद हो गए, जिस जगह अब सिरीकोट आबाद है। तारीख़ी हज़ारा के मुताबिक जब मशवानी कौम सिरीकोट में आबाद होती है तो कुछ ही अरसे के बाद कौम दिलज़ाक और कौम मशवानी के दरमियान किसी एक बात पर फसाद बर्पा हो जाता है। लड़ाई होती है और दिलज़ाक कौम को शिकस्त का सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे में दिलज़ाक कौम हरीपुर आकर आबाद हो जाते हैं। ये मशवानी कौम सिरीकोट में अपने पूरे का पूरा कब्जा पा लेती है, जबकि दिलज़ाक कौम वस्त हज़ारा में सरसला के मुकाम पर आकर आबाद हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये हिजरत दिलज़ाकों के लिए मुफीद और कई लिहाज से बेहतर साबित होती है और मशवानी आज तक उन दुश्वार गुजार पहाड़ों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सिरीकोट आबाद करने के बाद मशवानियों ने मौज़ा कुंडी और उमरहाना के इलाके आबाद किए और फिर ऐसा कुछ मुद्दत के बाद इस पूरे इलाके के वारिस बन गए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि सिरीकोट की वजह तस्मियाँ ढाके के सर पर मजबूत जगह पर आबाद होने की वजह से इस जगह का नाम सिरीकोट हुआ। मुख्तलिफ अतवार में मुख्तलिफ कौमें इस जगह पर काबिज़ रहीं, जैसे कि कौम तुमानज़ई का इस इलाके पर 1 सदी तक गलबा रहा। जब महाराजा रंजीत सिंह हरीपुर से बरास्ता गुदवालियाँ सिरीकोट आया तो उसे गनगर की चोटी बहुत पसंद आई, तो उसने अपने जर्नैलों को हुक्म दिया कि यहाँ एक किला तमीर किया जाए। चनाचे एक किले की तमीर शुरू हो गई। रंजीत सिंह ने इस इलाके के लोगों को हुक्म दिया कि इस साल फसल की बिटाई या कोई भी टैक्स हम आपसे नहीं लेंगे, लेकिन बदले में इस किले को तमीर करने के लिए आपको हमारी मदद करना होगी और जिन लोगों के पास ज़मीनें वगैरह नहीं हैं उनको हम मजदूरी देंगे। तो दोस्तों, इस तरह किले की तैयारियाँ शुरू हो गईं, लेकिन इस किले की तैयारी के दौरान इन लोगों पर बहुत सख्तियाँ की गईं, जिसके नतीजे में आखिरकार तंग आकर पठान और मशवानी दोनों ये इलाका छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह बहुत मामूली सी ताकत सिरीकोट में छोड़कर खुद हरीपुर आ जाते हैं और फिर हरीपुर से लाहौर चले जाते हैं। इस मौके पर जब दोनों कौमों ने देखा कि सिरीकोट के अंदर बहुत थोड़े से सिपाही हैं, तो दोनों कौमों ने मिलकर उन पर हमला किया और सिखों को शिकस्त देकर दोबारा इस इलाके पर काबिज हो गए। और फिर कुछ अरसे के बाद हरी सिंह अपनी फौज लेकर आया और दोबारा किला सिरीकोट फतह किया। तो यूं ये इलाका सिखों की हुकूमत के दौरान 2-3 दफ़ा वीरान हुआ। जब चौथी दफ़ा सिखों ने वीरान किया तो 10-12 साल तक वीरान ही रहा और फिर 1891 में सरदार हरी सिंह के हुक्म से मशवानियों ने यह इलाका दोबारा से आबाद किया और आज तक बदस्तूर ये इलाका आबाद है। इस कौम ने सिखों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, कभी कामयाब हुए और कभी नाकाम। ये मेजर एबट के मजबूत हिमायती थे और मेजर एबट ने इन्हें दुनिया की बेहतरीन शुजा कौमों में से एक का लक़ब भी दिया। वो इसलिए कि जब 1849 में अंग्रेज़ों के हाथों सिखों को मुकम्मल शिकस्त हुई और उनकी सल्तनत का मुकम्मल खात्मा हो गया, तो यहाँ मशवानी ने अंग्रेज़ों की इस फतह में एक अहम किरदार अदा किया, क्योंकि उन्होंने सिख फौज के एक बड़े हिस्से को अपने इलाके में मसरूफ़ रखा हुआ था। मशवानी और सिखों की इस जंग के दौरान एक अहम वाक़या पेश आता है जो यहाँ काबिल ज़िक्र है। जब सिखों को लगा कि वो जंग हार रहे हैं तो वो अपने ज़ख्मी कमांडर सरदार हरी सिंह को वहीं छोड़कर खुद अपने कैंप की तरफ भागने लगे। इतने में एक पश्तून घुड़सवार ने सरदार हरी सिंह को पहचान लिया और उसका सर काटने के लिए जैसे ही उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई
تو سردار حری سنگھ نے اس سے پانی مانگ لیا، کیونکہ وہ پشتون ولی کی روایات سے واقف تھا کہ ایک پشتون کبھی بھی اپنے زخمی دشمن کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ اس سپاہی نے نہ صرف سردار حری سنگھ کو پانی پلایا بلکہ اس کی جان بھی بخش دی، اور اس کو قیدی بنانے کے بجائے اس کو اپنے گھوڑے پر سوار کر کے اس کو کیمپ کی طرف روانہ کر دیا۔ اور یہ احسن عمل سردار حری سنگھ کے رویے کو ایک انتہائی بے رحم اور ظالم کمانڈر سے ایک اعتدال پسند شخص میں بدل دیتا ہے۔ مشوانی قوم اپنی شجاع اور بہادری کی وجہ سے ایک بہترین فوجی تصور کیے جاتے ہیں، اور پاکستان بننے کے بعد بھی ان میں سے زیادہ تر اسی شعبے سے منسلک رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک پاکستانی کیڈٹ آفاق مشوانی کو رائل ملٹری کالج آسٹریلیا کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ قوم مضبوط، محنتی، اچھی عادات کے مالک، دیانتدار اور وفادار ہیں۔ ان کی ملکیت زمین تنگ ہونے کی وجہ سے ان کے زیادہ تر افراد سرکاری ملازمت میں ہیں۔ اس قوم کی مشہور شخصیات میں جناب سراج الحق صاحب، پیر صابر شاہ صاحب اور افتخار علی مشوانی صاحب شامل ہیں، اور اس کے علاوہ محمد یوسف بنوری صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں جامعہ علوم الاسلامیہ کے اور سابقہ پریزیڈنٹ ہیں وفاق المدارس العربیہ کے، اور انہی کے نام سے کراچی میں ایک جگہ کا نام علامہ بنوری ٹاؤن رکھا گیا۔ غرض ہے کہ اس قوم کی وفاداری اور شجاعت کسی بھی شک و شبہ سے بالا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو ہزارہ کی کس قوم کی تاریخ کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔